तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीन प्याजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसकी एक अगली कड़ी में, जिसको हम जानते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है और आपने अक्सर इसको पढ़ा भी होगा और इसके क्वेश्चंस भी देखे होंगे। ठीक है, और आपका टाइम ना खराब हो इसलिए मैंने ये सारी चीजें बोर्ड पे लिख ली हैं। इतना सारा लिखा हुआ आप सोच रहे होंगे यार इतना सब कुछ आज तक हमने पढ़ा भी नहीं, क्या है ये सब चीजें। तो मैं इसको बहुत आसानी से समझा दूंगा आपको। लास्ट में एक कहानी बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझेंगे फिर आपको एक कहानी बताऊंगा, तो कहानी तक जरूर रुकना, ठीक है। उससे आपको ये सारी चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाने वाली हैं और फिर आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। बाहर से थोड़ी सी आवाज आ रही है, जो पक्षी हैं उनके बोलने की, ठीक है, और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो बात करते हैं अपने नैतिक विकास के बारे में कोलबर्ग के। जैसे कि आप सभी ने नैतिकता क्या चीज होती है, नैतिक विकास क्या होता है, उसको हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था। और आज हम बात करेंगे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात जो आती है इसमें वो ये है कि उन्होंने पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है। तो आप सभी को आंसर याद होना चाहिए, 3 भागों में बांटा है, ये रहे तीनों, ठीक है। कहीं कहीं आपने इसके कई सारे स्तर 4 या 5 भी पढ़े होंगे, मैं नहीं मानता भी गलत है, और मैं भी बताऊंगा आपको 7 लेवल्स आपको ये सब पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि बार बार जीन प्याजे याद आ रहा है, कोलबर्ग ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन से, आपको एक शब्द याद रखना है, सिर्फ परंपरागत स्तर। इसके अलावा एक पूर्व परंपरागत स्तर और एक उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। 3 स्तर इस तरीके से हो गए, 3 स्टेजेस हमने इनको बोल दी। पहली प्री कन्वेंशनल एज, दूसरी कन्वेंशनल एज, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। एक ही वर्ड याद रखना है, कन्वेंशनल या परंपरागत, एक उसके पहले वाली एक उसके बाद वाली, ठीक है। और तीनों अवस्थाओं के बालक के अपने अपने गुण हैं, कौन सी अवस्था में कौन सी स्टेज में वो किस तरह से बिहेव करता है, कौन सी चीजों को वो नैतिकता में शामिल करता है अपनी, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो पहली बात, पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में हम पढ़ते हैं, प्री कन्वेंशनल। और एक और चीज बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग मेरे से ये बोलते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा तेज बोलते हो, तो जिनको ये लगता है कि मैं तेज बोलता हूं तो वो थोड़ी सी मंद स्पीड में करके देख लो, क्योंकि ये मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ वास्तव में। और लेकिन कुछ को ऐसा भी लगता है कि मैं धीमा बोल रहा हूँ, मंदा बोल रहा हूँ, तो जिनको धीमा लगता है वो 1.5x या 2x में करके इसे देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये है कि वीडियो को पूरी देखना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि हाँ मुझे लगे कि मैंने जो मेहनत करी थी थोड़ी सी सफल हो गई। तो बात करते हैं पहले पूर्व परंपरागत स्तर। तो इस वाली स्टेज में क्या है, पहले सिर्फ इसके बारे में जानते हैं। जो बालक है वो अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करता है, यानी कि जो उसको काम अच्छा या बुरा लगेगा, जिसमें उसका फायदा या नुकसान होगा, यानी कि लाभ या हानि होगी, उसी अनुसार वो कार्य को करेगा, ठीक है। यानी कि वो उन कामों को करेगा जिसमें उसका अपना खुद का फायदा या नुकसान हो रहा है। या फिर दूसरी चीज क्या होगी कि बड़ों की आज्ञा या उनसे दंड से बचने के लिए, ठीक है, जो बड़ों ने कुछ कह दिया उनकी बात मानने के लिए, दंड से बचने के लिए काम करेगा। तो परंपरागत स्तर में तो इतनी चीज आ गई कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करता है, अपने लाभ या हानि को देखते हुए किसी चीज को करता है, सही गलत वो किस पर ठहराता है, कोई चीज सही है या गलत ये वो किस चीज से निर्धारित करता है, ये करता है कि उसका परिणाम कैसा है। परिणाम का हम अभी इधर भी पढ़ेंगे कि परिणाम मतलब कि अगर उसको दंड मिला तो यानी कि वो गलत कार्य था, अगर परिणाम अच्छा है, शाबाशी मिली, पुरस्कार मिला, तो यानी कि वो कार्य अच्छा था, ठीक। तो इसमें आप 3 चीजें ये याद कर सकते हो। अब इसको हमने 3 लेवल सोपान, जो कि हमने कितने हैं टोटल 7 भागों में बांटा है। तो पहला आपका है इसमें, इसके 3 है ये। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय, ठीक है। अभी ये जो है अभी मैंने लिखा है अभिमुखता शब्द, यानी कि ओरिएंटेशन, यानी कि दृष्टिकोण आपकी, ठीक है, आपका नजरिया। तो आत्म केंद्रित जैसे कि आप शब्द से ही जान सकते हो कि जो बालक है वो आत्म केंद्रित रहता है इस अवस्था में। ध्यान से सुनना सारी चीजें, आत्म केंद्रित रहता है, इगोसेंट्रिक रहता है वो, और वो उन व्यक्तियों को, उन कार्यों को या उन वस्तुओं को जिनको वो पसंद करता है, ठीक है, सिर्फ उसके लिए वही चीजें अच्छी हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीजें उसके लिए बुरी हैं। बस इतनी सी चीज आप याद रखना, जिन कामों को, जिन व्यक्तियों को, जिन वस्तुओं को वो पसंद करता है उसके लिए वे सारी चीजें अच्छी हैं, उसके अलावा
बाकी सब चीजें बुरी हैं। ये उसकी नैतिकता का पहला स्टेप। ठीक, दूसरा आता है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो यहां से आप शब्दों से ही पता कर सकते हो कि देखो इस एज में मैंने यहां भी बताया था वो सही गलत का निर्णय किस आधार पर कर रहा है, काम किस आधार पर कर रहा है, दंड से बचने के लिए, उसको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, कोई उसको पनिश करेगा, दंड देगा, तो यानी कि उसके लिए वो काम गलत था, वो उसको दोबारा नहीं करेगा। ठीक, किसी चीज के लिए पुरस्कार मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, तो वो काम दोबारा करेगा। तो लोगों का दंड से बचने के लिए, लोगों की बात मानने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए वो अपने कार्य निर्धारित करता है, उसी अनुसार वो कार्य करता है। ठीक, तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या चीज है, इसमें एक शब्द है आपका ये यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक का यहाँ पे एक मतलब ये जो मैं बाद में चीजें बता रहा हूँ ना, इनको ध्यान से लिख लेना आप। यांत्रिक शब्द का मतलब ये है कि क्योंकि लास्ट में मैं कहानी बताऊंगा, उस कहानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और उस कहानी के लिए आपको ये सारी चीजों का मीनिंग समझ में आना जरूरी है। यांत्रिक का मतलब हुआ कि वो उन कामों को करता है जिनको वो कर सकता है। पसीना भी आ रहा है, मेहनत वसूल हो जानी चाहिए पूरी। ठीक है, यांत्रिक का मतलब वो है कि जिन कामों को वो कर सकता है, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी या सामर्थ्य है किसी काम को करने की, तो वो वही कार्य करेगा। ठीक है, ऊपर क्या कर रहा था, आवश्यकता अनुसार, लेकिन यहाँ सामर्थ्य अनुसार कोई काम अगर वो कर सकता है तो वो जरूर करेगा, और वो उन्हीं लोगों के प्रति जिम्मेदार होगा जो उसकी मदद करते हैं। बाकी वो दूसरा किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। वही सोनाक्षी सिन्हा वाला ट्वीट, आग लगे बस्ती में हमें अपनी मस्ती में। ठीक, चलो, यानी कि क्या था कि सामर्थ्य अनुसार जो वो कार्य कर सकता है सिर्फ उन्हीं कार्यों को करता है, और किन के प्रति जिम्मेदार रहता है, जो उसकी मदद करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ परंपरागत स्तर। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज। इसके दो भाग हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या चीजें हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि वो समाज की, अपने परिवार की, अपने समूह की, अपने राष्ट्र की, इन सब की जो अपेक्षाएं होती हैं, इन सब के जो मापदंड होते हैं, इन सब के जो कानून होते हैं, उन सब के अनुरूप व्यवहार करने की महत्वाकांक्षा रखता है। उन आकांक्षाओं को, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। कौन से स्तर पर, परंपरागत में। ठीक है, चलो, यानी कि सबकी बात जो है उनको माननी है सर, जो सब कह रहे हैं उन सब चीजों को। अब इसका जो दो लेवल है वो है एक परस्पर एक रूप अभिमुखता, और दूसरा है आप सभी का अधिकार संरक्षण। तो पहला जो है ये हम पढ़ेंगे, यार एक मिनट रुक जाओ बस थोड़ा सा। परस्पर एक रूप अभिमुखता में क्या है कि जो बालक है, यहां पर देखो एक शब्द है परस्पर एक रूप, इसमें जो है मेन शब्द वो ये है कि जो बालक है, मैंने जैसा यहाँ बताया था, वो सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप सभी को पता है, या आप भी सबको ये होती है मन में आकांक्षा, और एक जो बाल्यावस्था वाली एज होती है उसमें तो खासकर कि जो बालक है उसको ये इच्छा रहती है कि वो सबका चहेता बना रहे, सबका प्यारा बना रहे, लाड दुलारा बना रहे, उसी को प्यार मिलता रहे। ठीक है, यानी कि जो उनके समाज के नियम है, अपने परिवार के और राष्ट्र के, उनके अनुसार वो कार्य करे, और उन सबकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करता है, सबकी नजरों में अच्छा बना रहे और सबसे प्रशंसा प्राप्त होती रहे उसको। ठीक है, तो ये गुण किसका है, परस्पर एक रूप अभिमुखता का, इंटरपर्सनल, यानी कि इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस ओरिएंटेशन। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, किसका, सबका चहेता बना रहे, सबसे प्रशंसा प्राप्त करता रहे, सबकी किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, सबकी भावनाओं का आदर करे। ठीक, चलो, और इसके बाद जो ये वाला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अथॉरिटी मेंटेनिंग, यहाँ पे एक शब्द आ गया अथॉरिटी यानी कि अधिकार। ठीक, अब इस जगह क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ही जटिल अवस्था ये है, ध्यान से सुनना। अधिकार संरक्षण का मतलब ये हुआ कि उन अपेक्षाओं को तो वो अभी भी पूरा करना चाहता है, लेकिन अब वो इतना विकसित हो चुका है उसका दिमाग कि अब उन नियमों को वो किसी भी मूल्य का पूरा करेगा। ठीक है, उन सामाजिक नियमों को, जो पहले से स्थापित नियम है समाज के, उन सबको वो किसी भी मूल्य पर पूरा करेगा, चाहे उसको व्यक्तिगत हानि क्यों ना हो। ठीक है, वो उन नियमों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ने का, उन नियमों का अक्षरशः पालन करेगा। समझ में आया, अक्षरशः मतलब कि बिल्कुल जैसे है जो का तो, अनुकूलन, असिमुलेशन। ठीक,
अब तीसरा स्तर है आपका उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा इसका सबसे उच्च स्तर है और ये नैतिक अवस्था का सबसे विकसित स्तर भी है और इसको हमें पढ़ लेना, जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसमें मैंने बताया था समाज की जो स्थापित नियम है उनके अनुरूप व्यवहार करता है, उनको पूरा करने का जरूरत समझता है। लेकिन उत्तर परंपरागत स्तर में क्या है कि जो बालक है, जो व्यक्ति है, किशोरावस्था में पहुंच चुका है, उसका दिमाग का विकास लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है, बुद्धि का विकास हो चुका है, तो अब क्या है, वो समाज के जो नियम हैं उनका पालन तो करता है, लेकिन अब उनको अपने तर्क और बुद्धि की कसौटी पर रखकर देखता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, क्या ये चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर वो अपने नियम बना सकता है या नहीं बना सकता, और उसके जो नियम हैं वो कितने किस हिसाब से लागू होने चाहिए। तो मतलब हर चीज को वो किसके आधार पर देख रहा है, यहाँ पर जो समाज के नियम हैं, जो आदर्श हैं, सबको अपनी तर्क और बुद्धि या विवेक के आधार पर, विवेक की कसौटी पर रख रहा है। अगर वो खरे उतरते हैं तो सही है, जैसे कि वो बात होती है ना कि जो हमने प्राचीन टाइम में हमारे परंपरागत कुछ रीति रिवाज होते हैं वो आज के टाइम में मान्य नहीं है, हम नहीं मान सकते उनको, तो आप उनको या तो मॉडिफाई करोगे, चेंज करोगे, या फिर उनको खत्म करके एक नई प्रथा शुरू कर दोगे, ठीक है। आपको पता है रीति रिवाज, नियम, कायदे, कानून ये बदलते रहते हैं, ठीक उसी तरह जो व्यक्ति मतलब इस अवस्था में पहुंच जाता है वही ऐसे काम करता है। छोटे बच्चे थोड़ी ना करेंगे, नहीं भाई मैं ये काम नहीं करता, जबरदस्ती थोड़ी ना, उसको पहले सिखाया जाता है, फिर उसको एबल बनाया जाता है, फिर वो यहाँ पर इतना योग्य हो जाता है कि हाँ भाई अब तुम तर्क के आधार पर उन चीजों का कटाक्ष कर सको और वो सही होने चाहिए, ठीक है, यानी कि सर्वमान्य भी होने चाहिए। उनकी एक बात हम करेंगे डिटेल में। यहाँ देखो, एक जो इसका पहला लेवल है वो है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो सामाजिक अनुबंध, ठीक है, उसके बाद एक शब्द है विधि सम्मत। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जैसे मैंने बताया था, सामाजिक नियमों को इस जगह जो बालक है वो क्या करता है, सामाजिक नियमों को मानता है, लेकिन अब उनको परिभाषित करने का प्रयास करता है, उनको उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है, स्पष्ट करने लगता है अपनी बुद्धि के आधार पर, और उनको बदलने की संभावना भी उसमें बनी रहती है, ठीक है। इतनी बात है समझ में, यानी कि जो समाज के नियम हैं उनको अब वो अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर देखता है और तर्क के आधार पर उनको बदलने की संभावना भी बनी रहती है, ऐसा वो मानता है, ठीक, बदल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले से नियम स्थापित हों वे सही हों, वे चेंज भी हो सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पर एक शब्द है सार्वभौमिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं इन सबको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो उनको आप लिखते रहना, आपका भाई बिल्कुल सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली बताएगा, और ये सारी जिम्मेदारी आपकी बात बनती है, जिम्मेदारी कि आप अपने भाई की बात मानो, और इसको वीडियो को जो नए लोग हो वो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, जिसको अगर कोई दोस्त आपका ऐसा हो जरूरत जो भी पढ़ रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना, ठीक। आपकी मेरी गारंटी है कि आपका इस बार का सीटेट का एग्जाम जो भी देगा उसके 100+ एग्जाम और पहली बार में क्लियर, ठीक। चलो इस पर आ जाते हैं हम, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि जो अब वो नियम, कायदे, कानून, नैतिक सिद्धांत बना रहा था, ठीक है, वो चेंज तो उसने कर दिए, करे तो एक चीज है कि वो समाज से विधि सम्मत होने चाहिए, लीगलिस्टिक, ये बात भी यहाँ हो गई कि समाज में मान्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, उन नियमों को ऐसा ना हो कि सिर्फ वही मतलब समाज ने लीगल तो कर दिया लेकिन वही मान्य है। उन नियमों को ऐसा हो कि वो 3 गुण अपने अंदर रखते हो। एक उसमें व्यापकता होनी चाहिए, जिन सिद्धांतों को वो अगर चेंज करके बना रहा है कि हाँ भाई ये चीज मान्य होनी चाहिए, तो उनमें 3 गुणों का होना चाहिए कि एक तो व्यापकता होनी चाहिए उनमें, ठीक है, एक रूपता होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक, और तीसरा क्या था, एक मिनट रुको, तीसरा है इसमें कि सार्वभौमिकता होनी चाहिए। हाँ, एक व्यापकता, सार्वभौमिकता और एक रूपता। और ये सारे के जो आप नैतिक सिद्धांत इस जगह जो बालक बनाता है वो नैतिक सिद्धांत आपके होते हैं अमूर्त चिंतन के, ठीक है, आप सभी को पता है, वो मैंने आपको बता दिया मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन में क्या फर्क होता है, ठीक। तो अमूर्त चिंतन के आधार पर ही बनते हैं ये सारे, वो अपने दिमाग में कल्पनाएं ही तो करता है, बौद्धिक कल्पनाएं कर रहा है, उनके आधार पर ही वो नियम, कायदे, कानून बना रहा है, समझ में आई। चलो अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा या एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको ये पूरी टेबल आराम से समझ में आ जाएगी। तो आपके लिए एक एग्जांपल है, उसको सुनो, कि आपकी माताजी बीमार हैं,
और रात के समय एक डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आपको बताया कि इनके लिए ये वाली दवाई लानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको अगर ये दवाई मतलब इनके लिए दवाई इतनी जरूरी है कि अगर नहीं मिली तो इनका स्वर्गवास हो जाएगा। तो और रात के बज रहे हैं 12, आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में सारी दुकानें मिलती हैं बंद, ठीक है। अब बंद दुकानें मिलती हैं, आप वापस आते हो, आप सोचते हो कि आपको याद आता है कि आपकी जो एक दोस्त है उसकी दुकान है, एक शहर में मेडिकल की दुकान है, ठीक, आप उसके यहाँ से दवाई लाना चाहोगे या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है ये, क्या आप उसके यहाँ से दवाई लाना चाहोगे या नहीं? प्रत्येक स्टेज के हिसाब से बताना आप सभी को, कारण सहित बताना है, ठीक है। पूरी बात आगे समझ में, आपको अपनी मम्मी के लिए दवाई लानी है, बस बात इतनी सी है, रात को 12 बजे अपने दोस्त की दुकान का ताला तोड़ के, ठीक, बस। तो अब उस एग्जाम्पल को आप इन सारी अवस्थाओं के हिसाब से देखते हुए चलो, फिर मैं मानूंगा कि आपको ये चीजें कितनी समझ में आई कि मैं इतने बताऊं, आपको वो आंसर अपने दिमाग में आ जाना चाहिए जो आपने अभी यहाँ पढ़ा। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय, ईगोसेंट्रिक। तो मैंने क्या विशेषता बताई थी? रिवीजन भी हो रहा है सर। ईगोसेंट्रिक का मतलब वो अपने आवश्यकता अनुसार जो उसको काम अच्छा बुरा लगता है उनको वो काम करता है सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए माता जी से अच्छी चीज, अच्छा व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। माता जी से प्यारा कोई नहीं है, तो इसलिए वो दवाई लाएगा चाहे किसी भी कीमत पर, ठीक। चलो, दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, की उसको किस चीज का डर होता है। हम स्टेजेस के हिसाब से चल रहे हैं कि बच्चा क्या सोचता है। आपने तो सही आंसर एकदम दे दिया होगा सभी ने कि हाँ लानी चाहिए, लेकिन हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं जिससे कि आप बता सको कि लाएगा या नहीं लाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता में क्या है कि उसको दंड का डर है तो वो नहीं लाएगा, वो सोचेगा कि यार इससे तो ये गलत काम है और ताला तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है रात में किसी के यहाँ का जाके, तो वो दवाई नहीं लाएगा, ठीक। इसके बाद यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में क्या बताया था मैंने कि यानी कि कोई वो उन कामों को करता है जिनको वो कर सकता है। अब माता जी के लिए दवाई लानी है तो वो दुकान का ताला भी तोड़ सकता है, वो इतना एलिजिबल है तो वो क्या करेगा? लाएगा दवाई, बिल्कुल लाएगा जी, ठीक है। यस, कारण भी बता रहा हूं मैं, लेकिन मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आंसर विद रीजन आना चाहिए, तो आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। देख लो भाई को पसीना आ रहा पूरा, खैर महसूस नहीं हो रहा अभी इतना। बात करते हैं ये नंबर 4, परस्पर एक रूप अभिमुखता। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? वो सबका अच्छा बनने की कोशिश करता है, सामाजिक नियमों का पालन करने की कोशिश करता है। समाज में लिखा हुआ है कि चोरी करना पाप है, गलत है कि दूसरे के घर में घुसो ताला तोड़ो, तो वो और सबका अच्छा भी तो बना रहे ना उसे, तो अच्छा बनने के लिए भाई ऐसे काम तो गलत है, तो वो क्या करेगा? नहीं लाएगा। अगर वो इस स्टेज में होगा तो वो दवाई नहीं लाएगा। इसके बाद क्या है? इसी की जटिल अवस्था ये है, अधिकार संरक्षण चाहे व्यक्तिगत हानि हो जाए लेकिन वो समाज के नियमों को नहीं तोड़ेगा, ठीक है भाई साहब, कुछ भी नुकसान हो जाए उसका, लेकिन वो काम किसका मानेगा? अपने समाज का। समाज में कहा गया है कि नहीं, चोरी करना पाप है और हम दूसरे के यहाँ से ऐसे दवाई नहीं मतलब ताला नहीं तोड़ सकते, तो वो दवाई नहीं लाएगा। अब चाहे उसे नुकसान होना पड़े, अपनी माता जी से ही अपनी माता जी को खोना पड़े, ठीक। अब इसके बाद आते हैं आपके ये दोनों, मैंने कहा था सामाजिक नियम अपने हिसाब से बना सकता है, चेंज हो सकते हैं। और देखो वो रात में अगर दवाई ले आया अपने दोस्त के यहाँ से दवाई दुकान का ताला तोड़कर, तो क्या होगा? समाज उसको परमिशन देगा कि नहीं कि हाँ भाई तूने सही किया था, कोई दिक्कत नहीं है, देगा। तो यानी कि वो क्या करेगा? दवाई ले आएगा, बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद कि वो नियम को पूरा समाज मानेगा, वो क्या जस्टिफाई कर पाएगा, खुद को कर पाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, इससे ये सारी जो स्टेप हैं इसके वो आपको पता होने चाहिए। तो मोस्टली आपने क्या देखा? देखो यहाँ पर 2 यस के ऑप्शन है, अगर वो सिर्फ यहाँ से पूछ ले तो यानी कि यस, यहाँ नो, यहाँ यस। यहाँ पे दोनों जगह नो होता है, यहाँ दोनों जगह यस, ठीक है। तो आप सभी को क्या पता चला? यस, नो, यस, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला एग्जांपल सुन के ये 7 के 7 लेवल आप सभी को आराम से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आपने जो किताबों में अक्सर पढ़े होंगे 2 लेवल, आप इनके अलावा और 2 लेवल पढ़ सकते हो कहीं भी जो मिल जाते हैं। उनका नाम आपने ऐसा सुना होगा, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधार युक्त आत्मचेतनावस्था। दोनों का अर्थ क्या है कि जब बालक किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था में वो 17 साल का लगभग जब होता है, तो 17 साल में उसको बस क्रांति की भावना होती है उसके मन में
या तो उसके लिए कोई चीजें सही होती हैं या कोई चीजें गलत। ठीक है, कोई भी बात अगर सही होगी तो वो क्या कहेगा सीधा कि हाँ भाई ये सही है, बिल्कुल बात। अगर कोई उसके लिए गलत बात है तो उसके अंदर क्रांति की भावना होती है कि हाँ ये गलत है, विद्रोह कर दो इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। वो ये नहीं सोचेगा कि अगर ये गलत है तो इसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकता है कि क्यों गलत है, बेचारा कुछ ना कुछ कंडीशंस रही होंगी, है ना। मतलब तर्क के आधार पर नहीं सोचता। अगर आप कहने लगो तो ऐसा सोच सकते हो, इसकी पहली वाली अवस्था। ठीक, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था में क्या होता है, अब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद वो चीजों को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने लगता है कि हाँ भाई ये चीजें सही हैं या गलत। अब अगर गलत चीजें होंगी तो वो क्या करेगा, गलत चीजों में वो मतलब जो गलत है वो तो सबके लिए गलत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मांस खाने वाला एग्जाम्पल दिया था नैतिकता में, वो कहीं एक समाज में सही है एक समाज में गलत है, तो आप सिर्फ सही हो एक समाज में अगर मना है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वाला गलत होगा। अब भाई उसके यहाँ गलत नहीं है, उसके यहाँ जरूरी है। ठीक है, तो अब वो सोचने लगेगा आधार युक्त, यानी कि उसको एक बेस मिल गया और उसके बाद वो सोचना शुरू कर रहा है, जिससे कि वो विद्रोह की भावना में नहीं है। ठीक है, जो नवयुवक होते हैं ना वो वाली क्रांति की भावना वो वाली होती है, बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करते हैं, लेकिन ये वाली जो है उसमें ये। ठीक, तो अब बाहर से खटपट की आवाज भी होने लगी है, तो वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और वीडियो को नए लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम और बॉयकॉट चाइना।